हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया में पेन मैनेजमेंट की और पेन किलर्स जो हम हीमोफीलिया में ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेन को समझें थोड़ा सा कि पेन क्या है। पेन एक ऐसी अनप्लेजेंट सी फीलिंग है कि जो हमारे जब कोई टिश्यू डैमेज होता है, जहाँ किसी जगह पे प्रेशर पड़ता है तो हमें होता है। इट मीन्स आपके अगर किसी जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो आप ऐसे मान लीजिए कि जो संकेत लेके आती हैं नर्व्स, जैसे कोई वायर है, जैसे वायर के एंड के ऊपर सेंसर लगा है, वो सेंसर के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर हमारे दिमाग को बताएगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और हम फिर उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। और पेन को हम अच्छा भी मानते हैं क्योंकि पेन एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आती है। क्योंकि अगर आपको पेन ना हो और आपके वहाँ पे डिज़ीज़ होगी, हो डिज़ीज़ मीन्स ब्लीडिंग भी, चलो आपकी एपिसोड हो गया ना, आपकी ब्लीडिंग आपकी हो रही है, जहाँ सपोज़ करिए आपको स्टोन है, स्टोन आपका फंस गया आगे जाके और वहाँ पे डिज़ीज़ बढ़ रही है, आपका गाल ब्लैडर फूल रहा है और पेन ना हो आपको, तो आप डॉक्टर के पास कभी जाएंगे नहीं और फिर वो आपको नुकसान दे सकता है। वैसे ही जॉइंट में जब आपको पेन होना स्टार्ट हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और आपका जॉइंट है वो बच जाता है। वैसे भी आपको जब पेन होता है तो हम उस चीज़ को हटा लेते हैं किसी जगह से। सपोज़ करिए आपको चल रहे हैं तो आपको मोच आ गई, तो आपको पता चल गया मेरे को मोच आ गई, तो आप रुक जाएंगे। अगर पेन ना हो तो आप मोच आने के बावजूद भी चलते जाएंगे। इसलिए पेन को हम समझना बहुत ज़रूरी है। और पेन में क्या है कि हीमोफीलिया में जैसे हम बात करें तो इसमें अगर कहीं मसल ब्लीड हुआ उसमें पेन होता है, और जॉइंट ब्लीड हुआ उसमें पेन है, जहाँ पे कोई टेंडन वगैरह जो होती है वो आपकी खिंच गई है तो आपको पेन होता है। तो वो पेन एक कैटेगरी का पेन हो गया। और सेकंड कैटेगरी का पेन होता है जैसे हार्ट अटैक में पेन होता है या फिर आपको पेट दर्द होता है, वो दूसरी कैटेगरी का होता है। तो पेट दर्द के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, पेन किलर्स, वो अलग तरह की होती है। क्योंकि पेट दर्द में जब आपको पेट दर्द होता है तो आपके जो पेट के मसल्स होते हैं वो खिंच जाते हैं, स्पाज़म में आ जाते हैं, तो उसमें हम एंटी स्पाज़मोडिक मेडिसिन देते हैं, तो वो उनको स्पाज़म को रिलीफ देती हैं। ठीक है, जहाँ पे गर्ल्स में जैसे ये मेंसेस वगैरह में भी होता है पेन, उसमें भी वो स्पाज़म हो जाता है। और जो हीमोफिलिक में जॉइंट में पेन हो गया या मसल में पेन हो गया, वो एक डिफरेंट कैटेगरी का पेन है, उसको हम मस्कुलोस्केलेटल पेन बोल देते हैं। और उसमें हम डिफरेंट कैटेगरी की मेडिसिन यूज़ करते हैं और उन मेडिसिन को हम बोल देते हैं अनल्जेसिक्स, या पेन किलर बोल देते हैं, और पेन रिलीफ करने के लिए। तो उसमें हम समझेंगे कि हीमोफीलिया में आप कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। क्योंकि जो पेन किलर्स आती हैं उनमें कुछ पेन किलर होती हैं जो आपके पेट में ब्लीडिंग कर सकती हैं, तो ऐसी मेडिसिन हमको हीमोफीलिया में नहीं लेनी चाहिए। जिन मेडिसिन से आपको नुकसान हो, हमको इसको ये देखना पड़ता है कि उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो हमको कम हो, वो वाले मेडिसिन हमको हीमोफीलिया में लेनी चाहिए। नॉर्मल बंदा है, जैसे उसको अगर हम मेडिसिन दे दें वो वाली, तो उसको थोड़ा बहुत पेट में ब्लीड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हीमोफिलिक के पेट में ब्लीडिंग होने लग जाएगी तो उसको मलीना होने लग जाएगा। मलीना का मतलब होता है उसके जो टॉयलेट है उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें टॉयलेट में ब्लीडिंग आ रही होती है, तो वो ग्रीनिश से ब्लूइश टू ग्रीनिश टू ग्रेश ऐसा कलर्स होता है, तो उसको मलीना बोल देते हैं। वो एक इंडिकेशन होती है कि आपके पेट में ब्लीडिंग हो रही है। तो हीमोफिलिक में उसका नुकसान हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म ऐसी मेडिसिन लें।
तो ऐसी मेडिसिन में सबसे पहले तो ये है कि जो मलीना कर सकती हैं या पेट में ब्लीडिंग कर सकती हैं, वो वाली मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन तो है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है कि वो एक तो आपका खून पतला करती है वैसे भी, और दूसरा वो आपके पेट में ब्लीडिंग कर सकती है, एब्डोमेन में ब्लीडिंग कर सकती है। क्या है, वो करती ही है ब्लीडिंग। एक टेबलेट भी आप लोगी तो वो भी ब्लीडिंग करती है। सो एस्प्रिन हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। एस्प्रिन जो है वो आप लोगे तो वो आपके पेट के अंदर ब्लीडिंग करेगी। तो हीमोफीलिया में आप ये मान के चलो कि आपने एस्प्रिन तो लेनी ही नहीं। और दूसरी नसैड्स भी हैं, जैसे डिक्लोफेनेक है, ब्रूफन है, वो भी मतलब कि हीमोफिलिक में अच्छी नहीं होती, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, तो हीमोफीलिया में फिर हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अकेला पेन किलर के ऊपर आप मत जाइए। जब भी आपको ब्लीड हुआ है तो उसमें आपको साथ में एक तो है प्राइस थेरेपी के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, आप वो चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देख लें। तो प्राइस थेरेपी में क्या होता है, आपने रेस्ट आइस लगानी होती है, रेस्ट करना होता है ना, उससे आपका पेन कम हो जाएगा। प्राइस थेरेपी करेंगे साथ में आप पेन किलर लेंगे तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, और पेन किलर भी हमें कम डोज में लेनी पड़ेगी। तो कोई भी पेन किलर है वो हम कम से कम डोज में लें, वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि हम उसकी पेन किलर की हाई डोज लें। सेकेंडली ये है कि हीमोफीलिया में जब ब्लीड होता है तो उसके साथ सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी है। रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या मतलब कि आपने फैक्टर लगवाना है, अपनी जो भी फैक्टर है आपका, फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है, 8 की है, 9 की है, तो सबसे पहले फैक्टर लगवाना है। फैक्टर लगाने से ही आपको पेन रिलीफ हो जाएगा। अगर फैक्टर लगाने से पेन रिलीफ हो गया तो फिर पेन किलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फैक्टर लगाने के बाद भी आपको पेन हो रहा है, सपोज करिए फैक्टर लगवा लिए, आधा घंटा 1 घंटे के बाद भी आपको पेन हो रहा है और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपने पेन किलर लेनी है। और पेन भी ऐसे होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी अंदर इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, विल पावर आपकी कितनी है, उस हिसाब से पेन वेरी करता है। अगर कोई स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी में है, घबराहट में है, तो उसको पेन ज़्यादा फील होगा। ठीक है, आप रिलैक्स्ड हैं तो उसको पेन कम फील होगा। तो साथ में मैंने प्राइस थेरेपी तो आपको बता दी कि सबसे पहले तो हमने प्राइस थेरेपी लेनी है, और उसके साथ हम फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनसे आपका पेन कम हो जाता है। पेन कम का गया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वायर के ऊपर सेंसर लगा है, उसको हम नर्व बोलते हैं। वो आपके थैलमस तक, आपके ब्रेन तक, दिमाग तक आपके वो लेके जाती है कि बॉडी में यहाँ पे पेन हो रहा है, सेंस करके। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उसके साथ अगर आप फिजियोथेरेपी करोगे, फिजियोथेरेपी लोगे, जैसे टेंस होती है, मतलब कि ऐसी मशीनें होती हैं, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कि उसने क्या करना है, तो उससे भी आपका पेन कम होगा। सो अकेला मीन्स आपने पेन किलर्स के ऊपर नहीं जाना। उसके बाद ये है कि कुछ लोगों को जैसे एडवांस्ड आर्थ्रोपैथी हो गई है, जॉइंट डैमेज हो गया, तो उनको पेन में मीन्स ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि उनकी ब्लीडिंग हुई है, फ्रेश ब्लीडिंग हुई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, या जो उनका जॉइंट डैमेज हो चुका है, जो आर्थराइटिस उसको हो चुका है, आर्थ्रोपैथी बन चुकी है उसकी, उस वजह से उसको पेन हो रहा है। तो अगर तो वो आर्थराइटिस टाइप का पेन है तो उसमें मीन्स आपको फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें आप अकेली पेन किलर ले सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ब्लीडिंग भी हो रही है, तो फिर हम
साथ में फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी लेके फिर पेन लेंगे। उसमें आगे बात ये आ जाती है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में हम जो पेन है जहाँ उसका वो असेसमेंट करनी है कि बच्चे के ब्लीड हो रहा है, वो कैसे करना है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पेन होता है, ब्लीड होता है, वहाँ पे वार्मनेस आती है, गर्माइश आती है, और एक आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो आपकी कम हो जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो फिर लंगड़ा के चलेगा, पैर नहीं नीचे लगाएगा, है ना। अगर एल्बो में ब्लीड हो गया तो वो बाजू को सीधा नहीं करेगा, उसको हम बोल देते हैं रेंज ऑफ मोशन, डिक्रीज टू रोम, वो आपकी कम हो जाती है। तो बच्चों में हमने उसी से जजमेंट करनी है कि बच्चे के पेन हो रहा है, क्योंकि बच्चा नहीं बताएगा जल्दी कि मेरे पेन हो रहा है। थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा फिर तो बता देगा, छोटे बच्चे नहीं बताएंगे कि मेरे पेन हो रहा है। वो इरिटेट होगा तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसमें, तो उससे हमने जजमेंट लगानी होती है कि बच्चे के पेन हो रहा है। सो उसको फैक्टर प्लेसमेंट, उसको फैक्टर लगवा के फिर उनको पेन किलर्स देनी है। अब इसमें ये आ जाता है कि कौन सी पेन किलर्स हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओपॉइड्स की। ओपॉइड्स क्या होती हैं कि जो मेडिसिन्स अफीम होती, जो अफीम से बनी हो या अफीम जैसे तत्व जो कि सिंथेटिकली बनाए जाते हैं उनसे बनी हो, उनको हम बोलते हैं ओपॉइड्स। तो ओपॉइड्स में सबसे पहले तो आ जाती है जी मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है कि वो अफीम में दो तत्व होते हैं, मॉर्फिन और कोडीन। तो कोडीन जो है वो थोड़ी कम होती है, 40% होती है, तो ज़्यादा उसमें मॉर्फिन होती है। तो मॉर्फिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, और उसका आजकल मीन्स जो हायर सेंटर्स हैं वहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए मीन्स एक तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट है, जैसे कि जब आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद पेशेंट को 2-3 दिन के लिए फिर वो मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। तो वो इंजेक्शन भी इन्फ्यूज़न पंप में लगा के फिर वो देते हैं। वो स्लोली आपकी ड्रिप के साथ ही वो चलता रहता है, और फिर उससे आपको पेन नहीं होती। लेकिन ये जो ओपॉइड्स होते हैं इनका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनकी फिर हमको आदत पड़ जाती है। तो क्योंकि एक तो इनमें वो नशा होता है, और फिर ये इनकी जो हैबिट है वो मीन्स 2-3 दिन भी आपने ले लिया तो उससे इसकी आदत पड़ जाती है। तो ओपॉइड्स का तो यही होता है कि एक तो इसकी डोज मॉनिटरिंग है वो आपको डॉक्टर ही करके देगा। डोज इसकी कम से कम लेनी चाहिए और कम से कम समय के लिए लेनी चाहिए। तो सेकंड ओपॉइड आ गया जी कोडीन फॉस्फेट। कोडीन जो होती है, कोडीन जो होती है ये मीन्स जो इंडिया में अवेलेबल है, पहले तो ये इसका कोडीन का मीन्स पाउडर भी मिल जाता था और टेबलेट टाइप भी आती थी। तो उसके बाद फिर अभी जो कफ सिरप होते हैं कुछ, जैसे फेंसिडिल होगी और कोरेक्स होगी, उनमें भी जो कोडीन होती है, क्योंकि ये खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है, ड्राई कफ के लिए, तो वो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस कर देती है और आपकी खांसी बंद हो जाती है। इरिटेशन तो हो रही होती है लेकिन आपके दिमाग को संकेत नहीं जाता उससे। तो सेकंड फेंसिडिल वगैरह ऐसी जो कफ सिरप्स होती हैं उसमें कोडीन होती है। तो ये मिस यूज़ होने की वजह से ये भी मीन्स बहुत कम मिलते हैं, तो आलमोस्ट बैन है। तो डॉक्टर्स जो स्पेशली इनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो तो दे सकते हैं, और आपको नॉर्मली नहीं मिलती। देन थर्ड आ गया इसमें डेक्स्ट्रोप्रॉक्सीफेन। उसका भी प्रॉक्सी 1 करके कैप्सूल आता था, वो भी मिस यूज़ होने की वजह से वो बंद हो गया। वो अगर नारकोटिक वाला कोई साइकेट्रिस्ट लिखेगा फिर मिल जाता है, और कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से मिल सकता है, और नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ओपॉइड्स में आ जाता है जी ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल का भी यही हाल है कि वो आसानी से मिलती नहीं है, तो जो बड़े हायर सेंटर्स हैं वहाँ पे मिल जाती है। ओपॉइड्स के बाद
सेकंड कैटेगरी है इसमें आ जाती है जो हीमोफिलिक ले सकते हैं, वो आ जाती है जी नसैड्स में से। चलो नसैड्स में से हम सबसे पहले ही बात तो करेंगे पैरासीटामोल की, कि एक तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, वो सबसे सेफेस्ट है। और सेकेंडली जो आप ले सकते हैं वो है एस्टामिनोफेन। वो भी मिस एस्प्रिन के जैसी होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं करती, पेट में ब्लीडिंग नहीं करती और खून भी पतला नहीं करती। तो सेकंड जो है वो एस्टामिनोफेन साल्ट है, जो उसकी आप मेडिसिन टेबलेट्स ले सकते हैं। और अगर पैरासीटामोल आप 4-4 घंटे के बाद ले रहे हैं, 4-4 घंटे के बाद आप ले सकते हैं पैरासीटामोल, तो उससे पेन रिलीफ नहीं होता। फिर उसके बाद सेकंड जो आ जाती है मेडिसिन वो है कॉक्सिब। कॉक्सिब कैटेगरी आ जाती है, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन है इटोरिकॉक्सिब 80 mg, तो इटोरिकॉक्सिब आप ले सकते हैं। और सेकंड है सेलिकॉक्सिब। ये दो मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं अगर आपका पेन नहीं रुक रहा, पेन ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट तो मैंने बता ही चुका हूँ कि फैक्टर लगाना ज़रूरी है, उसके साथ फिर आप पेन नहीं रिलीफ हो रहा, फिर आपने ये मेडिसिन लेनी है। और ये ध्यान रखना है कि आपने कम से कम डोज में मेडिसिन लेनी है और कम से कम दिन आप मेडिसिन लें। आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेंगे, उसमें क्या होता है कि आपके ब्लीड हो रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, और फिर आपका वो ब्लीड बढ़ता बढ़ता वो आपके जॉइंट में डैमेज कर देता है। सो आजकल जो लेटेस्ट है उसमें यही है कि अगर जॉइंट में जैसे आपके नी जॉइंट है, नी जॉइंट में आपके ब्लीड हो गया तो काफ़ी फूल गया पूरा, है ना, उसके अंदर ब्लड जमा हो गया, तो उसको जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, हड्डियों वाला डॉक्टर, उनके पास चाहिए और वो आपके जॉइंट को एस्पिरेट करेंगे। वो एस्पिरेट करने से क्या होता है कि एक मोटी सी सुई डाल के आपकी जॉइंट के अंदर उसमें जो खून जम गया है उसको निकाल देते हैं। उसका अब ये माना जाता है कि उसका अभी फ़ायदा ज़्यादा होता है। पहले ये सोचते थे कि एस्पिरेट करने से वहाँ पे एक जख्म बन जाएगा और वो भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अब ये देखा गया है कि जो एस्पिरेट कर लेते हैं जिस जॉइंट को, वो जॉइंट आपका जल्दी हील होता है और उसमें फर्दर डैमेज कम होता है। फर्दर डैमेज का मतलब ये है कि आपके खून कहीं पे जमा रहेगा और वो खून उसके बाद एक मिनट होल्ड करिए, वो खून जो है वो आपके जो जॉइंट है उसको डैमेज करेगा। उसमें से जब आयरन रिलीज़ होगा, वो आयरन आपके कैल्शियम के साथ मीन्स रिएक्ट करेगा और वो आपकी जो जॉइंट को खा जाएगा। तो उसमें यही है कि आप उसको एस्पिरेट करवा सकते हैं। और जिनको लॉन्ग टर्म आर्थ्रोपैथीज हो गई हैं, बहुत जॉइंट डैमेज हो चुका है, वो एक और ऑप्शन है कि हाँ जिसको वो अपना सकते हैं, वो ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या सर्जरीज़। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से, जैसे कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है या नी रिप्लेसमेंट है, वो रिप्लेसमेंट करने से आपका पेन जो है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग पेन जो, तो वो आपका ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं, कोई भी मेडिसिन आप लगा लीजिए, चाहे ओपैड हो या नसैड्स हो, ये आपका जो लिवर और किडनी होती है उनके ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने की बजाय आप सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं, मीन्स आप सर्जरी करवा सकते हैं। तो उससे आपको फिर लंबा टाइम मीन्स मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी और आपका जो पेन है वो ठीक हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उससे अच्छी हो जाती है। तो हीमोफिलिक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो सर्जरीज होती हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एल्बो की सर्जरी नहीं होती, जो ये कूनी में हो जाए ना, एल्बो मीन्स आपकी फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाती है, इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो एंकल में मीन्स अगर ज़रूरत पड़े आपके गिट्टे में, तो उसकी फिक्सेशन कर देते हैं अंदर से, क्योंकि उसमें अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, तो जिसमें जो हड्डियों में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसमें वो स्क्रू डाल के फिक्सेशन कर देते हैं। लेकिन उससे भी ये होता है कि आपकी मीन्स एंकल तो ठीक हो जाता है,
लेकिन उससे आपके जो काफ मसल्स होते हैं, पिंजनी हम बोल देते हैं इसको, वो आपकी धीरे धीरे फिर वो सूखने लग जाती हैं और वो पतली हो जाती है टांग वहाँ से। तो एक थोड़ा लंगड़ा के भी चलता है बंदा उससे। तो उससे अच्छा सबसे पहले तो ये है कि आप प्रॉपर टाइम पे फैक्टर लगवा लें, और सेकेंडली फिजियोथेरेपी करें। और रेगुलर आपने डेली जो अपनी एक्सरसाइज है वो करनी है, क्योंकि जब आपकी ब्लीडिंग हो जाती है एक बार तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एक्सरसाइज डेली जो है वो आपने करनी है। जब भी टाइम मिलेगा हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि डेली कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसमें मीन्स जो मेरा है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो मैं तो सुबह उठते सारी मीन्स जैसे बेड के ऊपर ही ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेता हूँ, तो 20-25 मिनट में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। सो लास्ट में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आगे हम और वीडियो बनाते रहें। तो जैसे आपके कोई क्वेश्चंस होंगे कमेंट्स में आप डाल दीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, इट्स डॉक्टर बीरेंद्र ब्राट फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी, फरीदकोट।